ने? यस मैम। ठीक है, नोट जो नोटबुक लिखवाई थी वो सबकी कॉपी हो गई? यस मैम। यस मैम। और नोट्स में से जो क्वेश्चंस दिए थे वो रीड आउट किए? यस मैम। यस मैम। ओके, एक फर्स्टली ये गैलेक्सी के नाम से कोई स्टूडेंट है, गैलेक्सी मैम मोनिका। ओके, मैम अच्छा, यस यस पूजा। मैम कल आपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तक ही लिखवाया था ना? हाँ, कल मैंने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तक लिखवाया था। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले कल के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप लोग फटाफट से बताएंगे। यस, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? ओपिनियन देना। यस, इशू ओपिनियन और ऐसे का कंप्लेंट करना। ठीक है, एंड सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव इज ऐसे की गाइडलाइन, ऐसे में जो भी आपकी गाइडलाइंस है उनको कंप्लाई करना। नाउ व्हाट आर दी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर? यस, वेरी गुड। 3 पॉइंट्स है इसके अंदर हमारे पास में। फर्स्ट पॉइंट था डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, सेकंड वन इज लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस, एंड थर्ड वन इज इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग। ओके, अच्छा एक वर्ड बता देती हूँ, चेकिंग को ही दूसरा वर्ड कहते हैं अप्रेजल, है ना। चेकिंग का ही दूसरा नेम है अप्रेजल, APPRAISAL, है ना। हम जब अभी पढ़ेंगे आप लोग नोट्स के अंदर, तो वहां पे वर्ड चेकिंग नहीं मिलेगा आपको, हर जगह अप्रेजल वर्ड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें यूज में लेना पड़ेगा। ओके, नाउ हु कैन बी ऑडिटर? Chartered accountant, accountant, having a full-time certificate of practice. Having full-time certificate of practice. Now, what is the objective of auditor? Sorry, audit. Objective of audit. Enhance the degree of confidence of the users of statement that they are verified for its validity and accuracy. Very good, है ना। चलो, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। अपनी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लेना, ठीक है। मैंने कल आपको एडवांटेजेस पढ़कर आने के लिए दिए थे, जस्ट वेट। पढ़े थे आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ओके, जो क्वेश्चन 19 उसमें, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 9 या 19? 19 है मैम। 9th है मैम। हाँ, 9 What are the advantages of independent? जी जी जी, है ना। ये रीड कर लिया होगा, मैं एक बार फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ। आप अपनी नोटबुक में एडवांटेजेस को इस मैनर में नोट करेंगे जो आपके सामने शेयर हो रही है स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर्स, है ना। सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने चेक किया है, एविडेंसेस से क्रॉस वेरीफाई किया है। तो अब जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं उनके होने के चांसेस क्या हो गए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी फंड प्रोवाइडर्स है ना, यहाँ पे फंड प्रोवाइडर्स कौन कौन हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है, बैंक्स है, जो भी लेंडर्स हैं, ये सब हमारे क्या है, फंड प्रोवाइडर्स। तो इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। लाइक जो लैंडर्स है उनको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा इंटरेस्ट भी वापस रिकवर होगा, प्रिंसिपल भी वापस रिकवर होगा या नहीं होगा। तो वो ये सब कहाँ से चेक करेंगे, उनको कैसे बिलीव होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो उनकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे। सेम विथ इन्वेस्टर्स, उनको पता होगा कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तभी वो आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे। ठीक है, तो मैम फ्यूचर में कोई भी, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, फ्यूचर में उनको शेयर्स लेने हैं नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऑडिटर होता है वो बहुत सारी चीजें एनालिसिस करके ही, जीपी रेशो, एनपी रेशो, काफी सारे रेशोज का एनालिसिस करके भी रिपोर्ट बनाता है ना। तो वहां पे हर एक चीज उसकी ऑडिट रिपोर्ट में डिफाइन रहती है कि प्रीवियस ईयर में आपका जीपी रेशो क्या था, करंट ईयर में आपका जीपी रेशो क्या है, वो इंक्रीजिंग है या फॉल हो रहा है। ठीक है, इन सबको एनालिसिस करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इस तरीके से फंड प्रोवाइडर्स का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। हाँ ओके, क्या बोल रहे थे कोई बीच में? मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि ऑडिटेड से वो लोग मतलब चेक करते हैं कि मतलब उनको इंटरेस्ट पेमेंट हो सकता है, ये तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के भी कर सकते हैं, तो ऑडिट करने की जरूरत है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लाइक मान लो आज आपने मुझे आकर के कहा कि आप बैंक हैं, मुझे लोन चाहिए, मैंने आपको आकर के कहा कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाइए। अगर वो ऑडिटेड नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट है, मुझे आपसे क्या लेना है, लोन लेना ही लेना है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, तो मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग कर सकती हूँ। विंडो ड्रेसिंग नाम सुना है? यस मैम, बड़ा चढ़ा के Yes, बता। ma'am. मैम कोई भी चीज को मैं गड़बड़ करके, मतलब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन इस फ्रेमवर्क में बना सकती हूँ कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी शो हो रही है और मेरे प्रॉफिट्स बहुत अच्छे शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्या आप उसके ऊपर रिलाई करेंगे? ठीक है, वो तो मैं खुद ही बना करके आपको दे रही हूँ, तो मैं तो कितनी भी विंडो ड्रेसिंग करके उसके अंदर आपको दे सकती हूँ। और यही एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन आकर के उनको चेकिंग करता है, देन उसके ऊपर अपना ओपिनियन इशू कर देता है कि यस ये फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है, तो वो ज्यादा रिलायबल होंगे ना। इसलिए हर एक बैंकर्स क्या करते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आपसे मांगेंगे, क्योंकि उसी से उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। आप तो कितनी भी विंडो ड्रेसिंग करके उन्हें बता सकते हो कि देखो मेरी पोजीशन इतनी अच्छी है, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। अगर उन्होंने उसी पे रिलाय करके आपको 1 करोड़ दे दिया और रियल में आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा था, आप लॉसेस में चल रहे थे, आप वो 1 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, तो फिर? ठीक है, यस मैम। now second one is moral check on employees. moral check का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो किसी भी कंपनी में एक सिंगल बंदा तो होगा नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। कुछ एम्प्लॉयज ऑनेस्ट हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट हो सकते हैं ना। तो नाउ जो भी डिसऑनेस्ट बंदे हैं, जो फ्रॉड करने के लिए सोच रहे हैं कि यार इस तरीके से हम क्या करते हैं, करप्शन कर लेते हैं, है ना, या फिर इस कैश का मिस अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, नाउ उनके ऊपर एक हमेशा बर्डन रहता है कि हमारी जो भी वर्किंग्स है, हम जो भी वर्क कर रहे हैं, उन्हें चेक करने के लिए एक बंदा आने वाला है और वो हमारी पूरे प्रोसेस को चेक करेगा। अगर हमारा ये जो भी हम फ्रॉड कर रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, पकड़ में आ गया तो हमें बिजनेस जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मॉरल चेक। मींस एक प्रेशर रहता है कि आपको मॉरली काम करना है। ठीक है, तो जब भी ऑडिट होगा तो जो ऑडिट का क्लाइंट्स हैं, जो ऑडिटी हैं हमारे, उनको ये बेनिफिट रहता है कि एम्प्लॉयज के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उन्हें एक अच्छे मैनर में ही क्या करना है, वर्क करना है। तो सेकंड क्लियर, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। सबको पता है हमें एक एंटिटी है, एंटिटी को बहुत सारे टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ता है ना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया। इसके अलावा भी आप लोगों के दूसरे फंड्स के वे में गवर्नमेंट को अलग अलग पेमेंट्स जाते रहते, लाइक पीएफ का पेमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे पेमेंट्स जो हैं वो एकदम करेक्टली गवर्नमेंट के पास में जा रहे हैं। इसका डिटर्मिनेशन, इसका
गवर्नमेंट को इसका सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? अगेन आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे तभी वो सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट को आ पाएगा। क्लियर? सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस नाउ। बताने अच्छा वापस से बता देती हूँ। आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ी है, आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा भी जस्ट वेट मैं इन कर लेती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स का पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को हमें करना पड़ता है, जैसे टीडीएस है, ठीक है। होता क्या है ये आप लोग इनकम टैक्स में अभी आगे पढ़ेंगे। तो टीडीएस अगर हमने किसी का डिडक्ट किया है तो वो भी हमें किसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। टीसीएस होता है इसी टाइप से, टीसीएस भी हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता है। आप कभी किसी अच्छी फर्म के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर जाकर के जॉब करेंगे तो वहां पे पीएफ, आपकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट होगा, आपकी सैलरी से ईएसआई डिडक्ट होगा, आपकी सैलरी से ग्रेचुइटी डिडक्ट होगा। इन सब को क्या किया जाता है? गवर्नमेंट के अलग अलग फंड्स रहते हैं वहां पे डिपॉजिट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्किंग आप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब की चेकिंग होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना कि ये एंटिटी जितना अर्न कर रही है उसी के ऊपर एक जो भी रेट है, टैक्स रेट है, उससे मुझे टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है। जितना भी इन्होंने सेल परचेज किया है उसका डिफरेंस पे जो भी जीएसटी है आपका इनपुट क्रेडिट माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग जीएसटी है वो जीएसटी का पेमेंट पूरा मेरे पास में आना चाहिए। तो गवर्नमेंट कैसे खुद को सेटिस्फाई करेगी कि जितना भी टैक्सेस का पेमेंट ड्यू होता है किसी एंटिटी का वो उसे मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो वो हमेशा क्या मांगती है आपसे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगती है, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने सारी चीजें चेक करने के बाद में आपका एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट डिक्लेयर किया है कि अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, हिज व्यूज, ये जो प्रॉफिट है ये एकदम करेक्ट है, तो इसी के ऊपर आपको हमें टैक्स का पेमेंट करना है। तो उसके ऊपर जब टैक्स का पेमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या रहता है? हमेशा सेटिस्फेक्शन रहता है। नाउ इन केस लगता है गवर्नमेंट को कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, सर्वे करवा सकती है, रेड करवा सकती है। ये सारी चीजें आप इनकम टैक्स में फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। जो भी मैंने वर्ड्स बोले ना, सर्वे करवाना, इन्वेस्टिगेशन करवाना या फिर रेड कैसे डालेंगे, स्क्रूटनी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप फाइनल के लेवल पे पढ़ेंगे। अगर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, उन्हें लगता है कि ऑडिटर ने तो सिर्फ क्या किया है? एविडेंसेस से क्रॉस चेकिंग किया है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम भी हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा उन्हें बिलीव है या फिर किसी भी एक्सटर्नल पर्सन ने ऐसा उनको इन्फॉर्म किया है, तो इन दैट केस वो क्या करेंगे? वहां पे सर्वे करवा सकते हैं, रेड करवा सकते हैं। ओके मैम फिर ऑडिटर को क्या होएगा? फिर ऑडिटर को कुछ नहीं होता है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज करी है, ठीक है, हम उसके एविडेंसेस वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा अगर हमें ड्यूरिंग द ऑडिट पता चलता है कि कुछ इनकम्स आपने यहाँ पे नोट नहीं करी है और वो इनकम्स रियल में हमें किसी एविडेंसेस से पता चल रही है, तो वो हम नोटिंग आपसे करवा सकते हैं। हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इनकम्स नोट डाउन करवा सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे काम आप कर रहे हो जो आपने ना तो उसके बिल फाड़ रहे हो, ना उसके ट्रांसपोर्टेबिलिटीज बना रहे हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना, एक अजय देवगन की मूवी है जिसके अंदर वो पॉलिटिशियन के पास में बहुत सारा पैसा रहता है और वो कहीं ना कहीं है ना, ठीक है। तो अब वहां पे ऑडिटर तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसके पास में कोई सोर्सेज ही नहीं है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूं आपने कितना गलत काम करके पैसा अर्न किया है। हम तो सिर्फ आपकी क्या चेक करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं और कुछ एविडेंसेस चेक करते हैं। जैसे मान लो आपके घर में आपकी कोई एफडी हो रखी है तो ऑब्वियसली एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा, है ना। वो एफडी आपने आपके असेट साइड में शो कर रखी है, तो अब अपने आप हम बोलेंगे कि इस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पी एंड एल में आना चाहिए, बट पी एंड एल में आ नहीं रहा। तो
तो अब आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें बता दो, या फिर हम बैंक से कैलकुलेट करवा लेंगे, खुद कैलकुलेट कर लेंगे और आपको वो इनकम P&L के अंदर क्रेडिट हम करवाएंगे, ठीक है। बट कोई सेल है, मान लो वो सेल आपने पूरी 2 नंबर में करी है, सामने वाला बंदा आपके यहाँ पे आया, आपने उसको गुड्स डिलीवर कर दिए, ठीक है। जो गुड्स परचेज किया था उसका ना ही आपने गुड्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं किया, वो भी विदाउट GST पेमेंट आप उठा करके ले आए थे गुड्स, है ना। नाउ आपने विदाउट GST पेमेंट ही उसको सेल कर दिया, ठीक है। आपने स्टॉक में कहीं भी उस चीजों को शो नहीं किया, तो क्या अब मेरे पास में कोई ऑप्शंस हैं कि मैं उस चीज को डिटेक्ट कर पाऊं कि ऐसा हुआ था? नहीं है मेरे पास में कोई भी ऑप्शन, ठीक है। तो बट मान लो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मेरे ऊपर नजर रखते हैं ना, तो अब वो लोग बोलते हैं कि ये अपना टर्नओवर इतना शो कर रहे हैं, बट इनके यहाँ से तो डेली इतनी ट्रक्स निकलती है मिनिमम, ठीक है, तो इनका टर्नओवर इतना कम नहीं हो सकता। उन्होंने हमें कुछ एविडेंसेस दे दिए, वो डायरेक्टली एविडेंसेस ऑडिटर को नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली इनकम टैक्स के अंदर देते हैं, ठीक है। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है मान लो, उसको ले जाकर के कोई भी रिकॉर्डिंग्स दे दी, या फिर उसका किसी से लिंक है उसको ले जाकर के कुछ दे दिया, है ना। तो अब उनके पास में, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने खुद ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके कुछ उन्हें डाउट हुआ और देन उन्होंने वहां पे चेकिंग के लिए कोई बंदा बाहर बिठा दिया कि यहाँ पे देखना कि डेली बेसिस पे कितना ऑन एन एवरेज गुड्स बाहर निकलता है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ईयरली इसका सेल कितना होता होगा। इस तरीके से वो एक ओवरऑल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा नहीं, कुछ तो इसने गड़बड़ किया है। देन वो क्या करते हैं, उसके ऊपर सर्वे करते हैं, उसके ऊपर रेट डालते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास में क्या होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तभी वो ये आगे की स्टेप्स ले सकते हैं। इसके अंदर वो ऑडिटर का तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट ना हो, है ना। मिस स्टेटमेंट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिल जाता है तो ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली होकर के आपने वर्क किया था या नहीं किया था। बट कुछ चीजें हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं और आप उसे फाइंड आउट भी नहीं कर सकते थे, तो वहां पे ऑडिटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, यस मैम, क्लियर? यस मैम। मैम सेकंड पॉइंट एक बार वापस बताना। सेकंड पॉइंट वापस बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट था आपका मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। मॉरल चेक का मतलब है, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते, मैंने आपको कोई होमवर्क दिया है ना, अभी तो अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है, बट ऑफलाइन के अंदर हो तो मैं आपके ऊपर क्या कर सकती हूँ, एक कोई भी पर्सन, मैंने कहा कि इनका सबका होमवर्क चेक करके लाओ, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे आपका होमवर्क चेक करती हूँ, तो आपके मन में एक डर रहेगा ना कि डेली बेसिस पे आपको होमवर्क करके लाना है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगा सकती हूँ, लाइक कि 50 रुपीज पर डे मैंने आपसे ले लिया जिस भी दिन होमवर्क नहीं किया तो, ठीक है। तो उसमें आपके ऊपर क्या रहता है, एक मॉरल प्रेशर रहता है कि जो भी टीचर ने वर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करके लेकर आना है। आप वहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। लाइक मैंने आपको कहा कि ये 6 क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करके लाने हैं, तो आपने 2 क्वेश्चन उड़ा दिया, आप ऐसा नहीं कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो आपके ऊपर क्या रहेगा, मॉरल प्रेशर रहेगा। सेम इन बिजनेस लाइन कि अगर एम्प्लॉयज के ऊपर कोई चेकिंग ही नहीं हो रहा है तो वो उनकी इच्छा है उतना लेजीनेस से वर्क करेंगे, ठीक है, फ्रॉड करने का ट्राई करेंगे, कैश में से अप्रोप्रिएट करने का ट्राई करेंगे। बट अगर एक ऑडिटर आकर के, एक बंदा आकर के उनकी चेकिंग करता है, चेकिंग इन द सेंस जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज हो रही है वो सारी चीज चेक कर रहा है, एविडेंसेस से क्रॉस वेरीफाई कर रहा है ना, हर एक चीज की स्क्रूटनी कर रहा है कि सब कुछ चीजें सही तो हो रही है ना, तो एम्प्लॉयज के ऊपर क्या बना हुआ रहेगा, एक प्रेशर बना हुआ रहेगा कि उन्हें जो भी काम करना है वो क्या करना है, उन्हें अच्छे से करना है। ओके, ठीक है। तो दिस इज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। नाउ 4th पॉइंट पे करें कंटिन्यू। यस मैम। 4th पॉइंट है आपका सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पर्सन है, उससे मैंने गुड्स परचेज किए थे, ठीक है, कभी पेमेंट किया कैश में किया, कभी पेमेंट बैंक के थ्रू किया, ठीक है, और
इस तरीके से डीडी से किसी भी मेथड ऑफ पेमेंट से मैंने उसे पेमेंट किया। नाउ जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो तो डायरेक्टली वेरीफाई हो सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से, बट कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे कैश में हुए थे, है ना। मिस्टर ए बोल रहे हैं कि मैं मिस्टर बी से 50,000 रुपीज मांगता हूँ, बट मिस्टर बी बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपको मुझे ओनली 30,000 का पेमेंट करना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसी टाइप से एम्प्लॉयज और एंटिटी, जो मेन एंटिटी है उनके बीच में भी क्या हो सकते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लाइक आपने मुझे कहा था कि आप मुझे इतना बोनस देंगे या अकॉर्डिंग टू एक्ट इतना बोनस मेरा बनता है, बट आपने मुझे पेमेंट इतना ही कर रहे हैं। या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन का आपने पढ़ा है सबने, ठीक है, पता है ना सबको वर्कमैन कंपेंसेशन, यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. कोई भी एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है कि लाइक मेरा हाथ कट गया, मुझे अकॉर्डिंग कंपेंसेशन मिनिमम 5 लाख का मिलना चाहिए, बट एंटिटी बोल रही है नहीं, हम तो ओनली 2 लाख रुपए देंगे। तो ये सारी जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। इन सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, इनका सेटलमेंट भी आपकी किससे होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ही होगा, ठीक है। जिस भी कोर्ट के अंदर जाकर के ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए अलग कोर्ट्स रहती हैं, ठीक है, उन कोर्ट्स के अंदर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका क्लेम चलेगा उसके अंदर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे रिक्वायर करते हैं, दोनों ही तरफ की एंटिटी के। देन उनकी क्रॉस चेकिंग करते हैं हर जगह पे कि क्या चीज आपकी रह गई, क्या चीज उनकी रह गई, ठीक है। देन फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से इसका डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है। ओके, क्लियर? यस मैम। नाउ फिफ्थ पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस, है ना। अगेन यहाँ पे वही चीज की ऑडिटर जाकर के हर चीज चेक करता है कि कहाँ पे इन्वेंट्री से, मान लो आपका एक फिनिश्ड गुड्स बनने में 2 यूनिट्स लगता है रॉ मटेरियल का, ठीक है, और आप रॉ मटेरियल एक्सेस यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जैसे मेरे यहाँ पे रॉ मटेरियल इन हुआ था 50,000, ठीक है, एक फिनिश्ड गुड्स बनने में 2 का रॉ मटेरियल लगता है, तो अपना कितना फिनिश्ड गुड्स बनेगा, 25,000 यूनिट्स मिनिमम अपना क्या बनना चाहिए, फिनिश्ड गुड्स बनना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर ने क्वांटिटी से क्या फाइंड आउट किया, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन फाइंड आउट किया कि आपका कितना फिनिश्ड गुड्स निकलना चाहिए, बट आपका फिनिश्ड गुड्स निकल रहा है ओनली 20,000 यूनिट्स, आपके पास में कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इन दैट केस वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को जाकर के कहेगा कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 10,000 यूनिट्स वेस्टेज हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं उसका रीजन हमें फाइंड आउट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा काम सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा वेस्टेज क्यों हो रहा है ये हमारा काम नहीं है, हमने जाकर के सिर्फ मैनेजमेंट को बता दिया कि आपके यहाँ पे इतना रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, कैश का देखिए मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। तो ये सारी चीजें जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें जो भी पकड़ में आती है हम मैनेजमेंट को जाकर के बता देते हैं। तो एक ऑडिट का एडवांटेज क्या होता है, हम वेस्टेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर सबको? यस मैम। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट है आपका अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स। अप्रेजल का क्या मीनिंग बताया था मैंने, चेकिंग। है ना। तो यहाँ पे अगेन मैं यही बोलूंगी कि 4th चैप्टर अपना आएगा तब इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे। बाकी कंट्रोल्स यानी इंटरनल कंट्रोल्स कल मैंने आपको बताए थे, जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनकी चेकिंग भी क्या करता है, ऑडिटर करता है। तो मैनेजमेंट को एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैंने जो भी सेफ्टी मेजर्स लगाए हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है मेरी बिजनेस एंटिटी के लिए। ओके, 6th पॉइंट। ओके मैम। ठीक है, नाउ 7th पॉइंट टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो भी एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, अगर मान लो उसे ऑडिट ही नहीं करवाए वो, अगर मान लो उसके ऊपर ना तो ऑडिट मैंडेटरी है ना ही वो ऑडिट करवा रही है, तो जो अकाउंटेंट होगा लेजी हुआ तो वो कभी भी टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन नहीं करेगा। बट अगर हमारे ऊपर एक बाउंडेशन है कि भाई मार्च या अप्रैल मई के अंदर एक
पर्सन आकर के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसे टाइमली कंप्लीट करेंगे और उसका एक्यूरेसी अपने आप ही क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम अच्छे से ध्यान दे दे करके एक एक चीज की एंट्री करेंगे तो अपने आप ही थोड़ी, क्योंकि मॉरल चेक लग जाता है एम्प्लॉयज के ऊपर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर होते हैं और टाइमली प्रिपेयर होते हैं। क्लियर? मैम 6th वाला एक बार फिर से बताना। 6th वाला, ठीक है, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स। अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स में मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं बिजनेस के अंदर, जो भी सेफ्टी मेजर्स लगाते हैं, वापस से बता देती हूँ क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। से मेरी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मेरी कभी भी यहाँ से कोई भी चुरा करके ले जा सकता है, ठीक है, या फिर बिजनेस यूज में ना लेकर के वो उसे पर्सनल यूज में ले सकता है। तो उसके ऊपर बिजनेस क्या करता है, कंट्रोल्स लगा कर रखता है, सेफ्टी मेजर्स लगा के रखता है। लाइक स्टोर हाउस के अंदर उसने सीसी कैमरास लगा दिए, स्टोर हाउस के बाहर एक स्टोर कीपर रख दिया, ठीक है, स्टोर कीपर के ऊपर भी एक स्टोर मैनेजर रख दिया जो डेली बेसिस पे क्या करेगा, आपकी वर्किंग को चेक करेगा, सारी जो भी स्टोर्स, जो भी आपका मटेरियल इन हो रहा है, आउट हो रहा है, उसकी चेकिंग करेगा और टाइमली बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, इसका माइक ऑन है, तो ऑडिटर क्या करता है, टाइमली बेसिस पे, ऑडिटर क्या करता है, आपने ये जो भी कंट्रोल्स लगाए हैं आपके बिजनेस में उसकी चेकिंग करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के मन में फेथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कि मेरे यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स लगाए हैं वो मैंने प्रॉपरली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि मैनेजमेंट के पास तो बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं ना, उसे स्ट्रेटजीज भी बनाना है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करे, वो सेल कैसे अपनी इंक्रीज करे, कंपटीशन में कैसा स्टेबल बैठा रहे, ठीक है, इन सारे कामों पे वो अपना क्या करता है, ध्यान देता है। वन टाइम कंट्रोल्स लगा करके वो क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको इस तरीके से वर्किंग करनी है ना। एम्प्लॉयज वो वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी चेकिंग ईयरली बेसिस पे किसके साथ में होती रहती है, ऑडिटर के साथ में होती रहती है। तो उन्हें कॉन्फिडेंस आता रहता है कि मेरे यहाँ पे बिजनेस में जो भी वर्किंग हो रही है वो अच्छे से चल रही है। ओके, यस मैम। ठीक है, देन 8th पॉइंट है आपका ग्रांट ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस मतलब कोई भी लाइक सब, एक ये भी हो सकता है पॉइंट, ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड ऑब्लिक करके लिख लो सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी का तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर ही चुके थे कि अगर कोई भी सब्सिडी चाहिए हमें, वहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव होगा उसी को हम क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। तो अब वो 5 करोड़ का वो चेकिंग कैसे करेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेकिंग करेंगे या फिर ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट मांगेंगे टर्नओवर के लिए। ठीक है, नाउ लाइसेंस क्या है, जैसे मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है किसी भी चीज का, ठीक है, तो यहाँ पे हमें टर्नओवर बेस पे भी हमें एग्जिम पॉलिसी के अंदर काफी सारी चीजें रिलीफ्स मिलती है, या फिर कुछ लाइसेंस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो अगेन अनदर हमारा एडवांटेज क्या हो गया कि हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएंगे, वो लाइसेंस मिल जाएंगे और सब्सिडी मिल जाएगी। ओके, Yes, ma'am. Now last point is admission and retirement of partners। ये सबने पढ़ रखा होगा पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी है ना लोगों ने। यस मैम, यस मैम। एडमिशन के टाइम पे हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, हम अमाउंट निकालते हैं कि जो बंदा है इनकमिंग पार्टनर है उसको कितना गुडविल लाना है या फिर उसको कितना कैपिटल लाना चाहिए, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे जो बंदा आउटगोइंग है हमें उसे टोटल कितना पेमेंट करना है ना, जेएलपी का कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीजें, गुडविल का कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीजें एकदम एक्यूरेटली
एक्यूरेटली कैसे पता चलेगी? उस पार्टनर को कब सेटिस्फेक्शन होगा कि जो भी चीजें ये आप उसे पेमेंट कर रहे हो वो एक्यूरेटली है या नहीं है? जब उसके पास में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उससे आपने हर एक चीज, हर एक फिगर्स उससे लिया है, तो उसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे को जो अमाउंट पेएबल है वो आपने एकदम करेक्टली कैलकुलेट करके दिया है। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो क्लियर हुए क्या क्या एडवांटेजेस है? यस मैम एक बार आपके नोट्स में है ना, हाँ, उसमें एक लास्ट पॉइंट दे रखा है, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इन केस ऑफ कैटास्ट्रोफी, मतलब उसका मतलब बता दो। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि कोई भी लाइक बाढ़ आ जाए, क्या बोलते हैं एकदम हिंदी वर्ड, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक बाढ़ आ जाना, हाँ, आपदा, राइट, आपदा, है ना। तो ये जो भी चीजें होती है इसे बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी, कि लाइक हमारे यहाँ पे आग लग गई या फिर ऐसे कोई भी चीज हो गई तो अब इंश्योरेंस क्लेम हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी भी तो ये सेटल करेगी ना कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कितना स्टॉक था। लाइक मान लो आपका स्टॉक का लॉस हो गया, आग लग गई थी, आपके स्टॉक का लॉस हो गया, तो अब ऐसा तो है नहीं आपने जाकर के बोला कि मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक था और इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी का जो भी बंदा होगा वो आकर के पहले ये जजमेंट लेगा कि आपके यहाँ पे कितना स्टॉक पड़ा था। अब वो भी, उसको कोई सपना तो आएगा नहीं कि जलने के बाद में कितना स्टॉक मानूं मैं, तो वो क्या करेगा, लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करंट ईयर में जितनी भी परचेज सेल हुई उसका पूरा वैल्यूएशन करके वो एक स्टॉक का अमाउंट निकालेगा। ठीक है, तो उसको किसकी नीड रहेगी? हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड रहेगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट जो कैटेस्ट्रॉफी वर्ड लिखा है इसको अंडरलाइन करके आप हिंदी में लिख लीजिए। ये जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, आपदा हिंदी में वर्ड लिख लीजिए, उसे कहते हैं। ओके ना, और इसका सेटलमेंट कैसे होता है प्रैक्टिकली आपको अकाउंट्स के अंदर पूरा एक चैप्टर मिलेगा इसका, इंश्योरेंस क्लेम का, तो वहां पे आप सीखेंगे। हाँ मैम, पढ़ लिया। पढ़ लिया, सीख लिया मैम। तो क्लियर पूरे 10 पॉइंट्स? मैम एक बार 4th पॉइंट का बता दो। मैम प्रॉफिट तो